हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के 7th चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा निरा और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्लास देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आज इसका जो है परिचय यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय ही इस वीडियो में रहेगा ओनली। और दूसरा वीडियो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप लोग को पूरा जो है ये जो है वो सदा ये पढ़ के सुनाया जाएगा, आपको दूसरा में एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। फिलहाल जो है दोस्तों इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देख लेते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों आज का क्लास कुछ इस प्रकार स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी जिसका जन्म है जो दोस्तों 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों हमारे जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे उसका जो है निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों इसका जन्म स्थान जहाँ ये रहते थे, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, जहाँ पे इसका घर था, तो दोस्तों उस जगह का नाम है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि है अभी। तो चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों इसकी शिक्षा यानी कि हमारे जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे इसकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, क्या हुई, नहीं हुई, तो चलिए इसके शिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। MA दोस्तों ये जो MA थे, MA जो किए थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी, इन्होंने अंग्रेजी मीडियम में MA किए थे, तो जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। तो दोस्तों हमारे जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे एक लाइन में बोलो तो अंग्रेजी मीडियम में MA किए और जो है दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए। और आगे पढ़ लेते हैं। 1941 में ISCS परीक्षा उत्तीर्ण की। दोस्तों 1941 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो दोस्तों इसके परीक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। तो दोस्तों पहले जो है कुछ दिन या प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भी गए थे और उसके बाद बिहार का सचिव बन गए वहां से आने के बाद। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या वर्क किए अपने लाइफ में, तो देख लेते हैं इसके कुछ कार्य। तो चलिए देख लेते हैं। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बिजोरापन किया और ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। दोस्तों सन 1944 ईस्वी में ये सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव में बीजारोपण यानी कि बीज रोपने का काम किया। अपना जो है अपना भावना स्पष्ट किया, लोगों में अपना माइंड सेटअप किया और उसके अंदर जो है अपना जो माइंड सेटअप किया तो उसी को कहते हैं बीज रोपण करना, अर्थात अपना जो थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह सब बांटे, तो वो जो है दोस्तों उसी को बीज रोपा कहा जाता है। लेकिन समझ ही गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। और दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो जो है उसमें महानिदेशक यानी कि निर्देश देने का काम भी किए थे, यानी महानिदेशक, बहुत ही अच्छे निर्देशक देने वाले थे। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए। फिर जो है दोस्तों इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किया था। तो कहने का अर्थ है हिंदी के सलाहकार के रूप में भी इन्होंने अपना काम किया था। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े हुए सम्मान विधा वारिद की उपाधि से विभूषित उन्होंने दोस्तों विश्वविद्यालय और विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्य किए। कहने का अर्थ है दोस्तों हार्डवेयर विश्वविद्यालय और विजिटिंग फेलो रहने के कारण भी मतलब फेल जब रहने के कारण, कुछ में फेल होने के बाद भी, फेलो रहने के अतिरिक्त भी अनेक महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। इसको सम्मान की भांति क्या क्या मिले यानी कि इसको क्या सम्मान मिले अपनी लाइफ में, वो भी चर्चा कर लेते हैं। विद्या वारिद की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड के और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित है। कहने का था दोस्तों विधा वारिद की उपाधि में विभूषित जो होता है एक पुरस्कार है दोस्तों, जो कि हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी को प्राप्त हुआ। और कालिदास अवार्ड भी हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी को प्राप्त हुए और बिहार राज्य सभा पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे इनको।
चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कृतियां। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन हुआ। दोस्तों इसको कुछ कृतियां देख लीजिए एक बार, फिर से मैं बोल देता हूँ। 1936 में प्रथम एकांकी और मेरा बांसुरी का मंचन हुआ सरस्वती में प्रकाशन, और 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जो कि इस प्रकार है। पहला दोस्तों भोर का तारा जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जो है ओ मेरे सपने जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। और तीसरा है दोस्तों मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी। और दोस्तों चौथा है कोणार्क 1951, और बंदी 1954, और सरादिया 1959, पहला राजा 1969, और दशरथ नंदन 1974, कुंवर सिंह का टेक 1954, और गगन सवारी 1958 के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। तो 10 तस्वीरों और जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र और संस्मरण है। परस्परशील नाटक 1960 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था। उनकी समीक्षा दृष्टि और परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोतलें छंद निबंध संग्रह। तो चलिए दोस्तों ये कुछ थे इसके कृतियां, और देख लेते हैं आगे, पढ़ लेते हैं और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों टेंशन नहीं लीजिए, कृतियां वैसे याद करने की चीज है, एक बार देख लीजिएगा अपने से भी, कितना एक्सप्लेन कीजिएगा कि कौन कब हुआ था नहीं हुआ था, एक लाइन में पढ़ दिए। तो दोस्तों एक बार खुद से तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि कृतियां से पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन, तो एक बार देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है बहुत ही स्पष्ट रूप से। तो चलिए देख लेते हैं आगे, अब एक्सप्लेन कर लेते हैं जो कि हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली नाटक और नाटककार, संस्कृति एवं प्रशासक थे। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे जो कि वो सदानीरा के लेखक हैं। तो दोस्तों ये एक प्रतिभाशाली लेखक और नाटककार, सांस्कृतिकर्मी एवं प्रशासक भी थे। नाटककार यानी कि जो नाटक लिखने वाला है, सांस्कृतिकर्मी मतलब जो सांस्कृतिक को अपना बारे में यानी कि वो संस्कृति अपने तरीका से बताते हैं। और प्रशासक यानी कि प्रशासक मतलब समझ ही गए होंगे, जैसे प्रशासन वगैरह सब होता है वैसे प्रशासक करने वाले। तो चलिए देख लेते हैं, उनका कार्य क्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृत परंपरा और लोकवार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण पे आधारभूत है। कहने का अर्थ है दोस्तों उनका जो इतिहास, सांस्कृतिक और परंपरा, लोकवार्ता जो थे वो दोस्तों भूमिका दृष्टिकोण से निर्माण का आधारभूत ही थे। चलिए आगे देख लेते हैं, नाटक और उसके बहुविधि शास्त्रीय एवं लोकसभा हमेशा आकर्षण के केंद्र में रहे। तो कहने का अर्थ है दोस्तों उसका जो नाटक और बहुविधि शास्त्रीय थे वो हमेशा से लोकप्रिय आकर्षण के रूप में थे। नाटक और उसके बहुविधि शास्त्रीय एवं लोकपूर्ण हमेशा उनके आकर्षण का केंद्र में रहे। कहने का अर्थ है दोस्तों नाटक और उसका जो बहुविधीय शास्त्रीय था एक लोकप्रिय आकर्षण के रूप में आकर्षित हुआ था। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, उनके नाटक लेखन में रंगमंच और कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। कहने का अर्थ है दोस्तों उसका जो नाटक लेखन था यानी कि जो नाटक लिखते थे उसमें रंग मंच के कल्पनाशील सक्रिय चेतना था, यानी कल्पनाशील भी बहुत ज्यादा थी। कल्पना मतलब होता है कि हम जो कल्पना करते हैं, हम जो इमेजिन करते हैं अपने लाइफ के बारे में या कुछ के भी बारे में जो सोचते हैं वो जो प्रकट होता है हमारे विचार को लेकर, तो दोस्तों इसी को कहा जाता है कल्पनाशील। तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य की कृतियां हैं जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों उसका जो छोटी बड़ी अपनी कृतियां हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि वो अपना लाइफ में सिक्योर यानी सक्सेस कर गए। तो चलिए आगे देख लेते दोस्तों। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा अपेक्षाकृत रूप से सीमित और छोटा है, उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव का साधना न्यूनतम भी है। कहने का था दोस्तों हमारे जो श्री माथुर के लेखन की रचना भूमि का दायरा अपेक्षाकृत रूप से सीमित से छोटा है। सीमित मतलब होता है छोटा, लिखने में देखने में मतलब जो नाटक लिखे हैं वो जो रचना किए हैं लेखन के वो जो लिखे हैं लेखन, तो दोस्तों वो जो सीमित रूप से बहुत ही छोटा है। छोटा मतलब
वो जो वर्ड एक्सप्लेन किए हैं तो काफी छोटा है। तो आगे देख लेते हैं उसके प्रत्यक्ष पर्यावरण और अनुभाव शायद न्यूनतम भी है। कहने करते हैं दोस्तों उसका जो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है। उसके अनुभव के अनुसार बहुत ही न्यूनतम है, छोटा है, जिसे वे अध्ययन कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं। जो कि दोस्तों वो अपने पढ़ाई के दौरान, मतलब अध्ययन होता है पढ़ना, कोई चीज का हम जो अध्ययन करते हैं तो उसकी पढ़ाई करते हैं अपने दिमाग के जरिए, तो दोस्तों उसी के कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं, अर्थात वो अपने कल्पना के द्वारा पूरा कर लेते हैं, कल्पना कर करके अपना पूरा अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं मानी जाती। कहने का अर्थ है दोस्तों वो जो अपना साहित्य लिखते हैं उसमें संकीर्णता कहीं नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य की ऊंचाई प्रदान करता है। तो कहने का दोस्तों वो जो अपना विस्मयजनक रूप से संवेदनशील और दृष्टिकोण से लेखक जो प्रकट करते हैं उसमें जो अपना रुचि रहता है उसका बहुत ही ज्यादा ऊंचाई प्रदान करता है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा लेवल का रहता है। तो समझ ही होंगे दोस्तों हम चलिए आगे देख लेते हैं। श्री माथुर ने लिखना प्राय चौथे दशक में शुरू किया था। दोस्तों हमारे जो माथुर जी थे, श्री माथुर जी, वो चौथे दशक से अपना लेखन का काम किया, लिखना प्रारंभ किया। और चलिए आगे देख लेते हैं। किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखन के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। तो दोस्तों उन्होंने अपनी लेखक का जो अपना इमेज बनाया, अपना एक रूप दिया, वो श्री नेहरू के युग में अपना इमेज बना लिया, अपना एक अलग ही इमेज बना लिया, अपना अलग ही एक सम्मान बना लिया नेहरू जी के युग में। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्होंने तो लेखन के बहुलांश के नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना और आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि के छाप हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों वो जो नवनिर्माण और चेतना आधुनिक के दृष्टि से हमारे श्री माथुर जी एक छाप रह गए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तदन रूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मक को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और ललित बोध उनकी अभिरुचि में अंग थे। कहने का दोस्तों उसका जो सौंदर्य प्रियता और ललित बोध था उसके एक अभिरुचि, यानी कि वो जो रुचि, उस रुचि मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूँ। अभिरुचि जिसमें आपका रुचि लगता हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जो काम करने में आपको अच्छा लगता हो, जो काम में आपको इंटरेस्ट आता हो, उसी को कहा जाता है रुचि। कोई चीज में आपको रुचि है तो दोस्तों कोई चीज में रुचि है मतलब आपको काम में से ज्यादा मतलब अट्रैक्शन है, ज्यादा आपको काम करने में मजा आता है, ज्यादा आपको काम करने में, जैसे हमको बुक पढ़ने में मजा आता है तो दोस्तों हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा इसमें रुचि है। तो दोस्तों इसी बुक पढ़ना मतलब मैं बुक ही पढ़ रहा हूँ, इसी को कहा जाता है अभिरुचि। मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, इसी मतलब हमारे इसमें अभिरुचि है। तो चलिए इसी तरह आपका अभिरुचि का डिफिनेशन मतलब समझाने एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसका जो सौंदर्य प्रियता और ललित प्रियता थे उनमें उनकी अभिरुचि थी। तो अभिरुचि मतलब समझ गए, अभिरुचि का एक अंग था, मतलब अभिरुचि था उसमें सौंदर्य प्रियता और ललित बोध में। चलिए आगे देख लेते हैं। इन बातों की उनकी नाटक के रचना विश्लेषणों में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है तथा उनके संस्मरण विशेष रूप से प्रमाणित करते हैं। यह स्मरण किन व्यक्तियों के हैं और उनके किन गुणों प्रसंग दोस्तों स्मरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। उन किन गुणों प्रसंगों और अथवा व्यक्तित्व चरित्रों के पक्षों का लेखन स्मरण करता है। तो स्मरण करने की शैली और स्मृति और संप्रेषण की भाषा क्या है, यह सब देखना बहुत दिलचस्प है। कहने का अर्थ है दोस्तों स्मरण की जो शैली है दोस्तों वो जो है मतलब एक प्रकार का जो है उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प की बात है। तो चलिए दिलचस्प मतलब तो सभी समझ ही होंगे, जिसमें आपको दिल लगता हो, गलत चीज में नहीं, पढ़ाई लिखाई में समझ ही होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसलिए भी कि इसके लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरतापूर्वक व्यक्त होता है। क्या करें, बिहार बोर्ड है भैया, बहुत बड़ा वर्ड है, थोड़ा बहुत, चलिए कोई बात नहीं। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित व्यक्ति और व्यंजक या रस निबंध भी लिखे। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे जो माथुर जी थे, जगदीश चंद्र माथुर जी, श्री माथुर जी जो बोलिए, वो अपना ललित व्यक्ति व्यंजक या
रम्य निबंध भी लिखे। तो और दोस्तों ये निबंध व्यक्ति भाव और वस्तु को प्रधान है। कहने का अर्थ है दोस्तों जो निबंध लिखते थे व्यक्ति भाव और वस्तु का प्रधान था, मतलब यही इसी सब मेन फोकस इन तीनों चीज पे ही उसका रहा उसके निबंध में। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। कहने का दोस्तों ये जो हमारे हैं वो सदा निराश जो कि हैं, तो दोस्तों ये जो है बोलते क्षण से प्रस्तुत है उनकी 3 नाटकाटियों 3 कोटियों के निबंधकार का समाहार हो जाता है। यह निबंध सदानीला गंडक के निमित्त बनाकर लिखा गया है और पर किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह का अंतर अंग झांसी पेश करती हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह प्रवाहित कर दिखलाई पड़ते। कहने का था दोस्तों गंडक एक नदी का नाम है दोस्तों, तो उसी तरह प्रवाहित मतलब उसी की धारा की तरह जो है हमारा ये जो है निबंध सदानीला उसी तरह है। वो सदानीला जो है हम जो है ये जो हमारे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के जो कि वो सदानीला 7वां चैप्टर हमारे लेखक का काम किए 12th की बुक में दिगंत के। तो दोस्तों ये जो है एक गंडक की तरह धारा प्रवाहित थे जो कि लिखे हमारे श्री माथुर जी। तो दोस्तों आज के लिए तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा कोटेशन है आपके बुक में इसी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी की परिचय के नीचे में। तो दोस्तों तो चलिए जिसको सुनना है सुन लीजिए, नहीं तो आपको क्लास खत्म हो चुका है, आप एक बार सुन लीजिए। सुनने में क्या जाता है 2 मिनट और सही। चलिए देख लेते हैं अमृत लाल वेगर। दोस्तों ये जो है ये जो कोटेशन लिखा है वो अमृत लाल वेगर जी लिखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं। कहने का अर्थ है दोस्तों ये जो हम पानी पीते हैं ये अजीब है, तो अजीब तो है ही दोस्तों, और इसका कोई रंग नहीं है। सही बात है दोस्तों, पानी का कोई कलर नहीं होता है, रंग नहीं होता है, कोई रूप भी नहीं होता है, पता नहीं होता है, पर इंद्रधनुष की समस्त रंगों का धारण करता है। कहने का अर्थ है दोस्तों इंद्रधनुष जो हम देखते हैं उसी की तरह यह रूप धारण करता है। रूप नहीं है लेकिन धारण करता है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका अपना कोई आकार नहीं है, इसका अपना आकार ये नहीं है, मतलब जिस चीज में डालिएगा उसी का आकार बन जाता है, बन नहीं जाता है, बस दिखाई देता है। तो पानी का कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका कोई आवाज नहीं है, मतलब इसमें कोई आवाज और नहीं है। पानी में आवाज है, कहाँ है आवाज? बोलिए पानी को, कुछ नहीं बोलेगा, चेक कीजिए, हमको जितना पता है बोल दी। पर वह असंख्यक आकार का ग्रहण करता है। दोस्तों ये जो है मतलब जिस चीज में डालिएगा उसी का आकार तरह दिखने लगता है, तो वो संख्यक आकार मतलब अनगिनत आकार है, आकार है ही नहीं। तो पर वाचाल रहो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। पर दोस्तों इसका जो है एक बार मान के चलिए अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, समझ ही गए होंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आप लोग को समझ ही गए होंगे, तो जरूरत क्या है, आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। तो चलिए आगे देख लेते। गतिहीन है पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है। दोस्तों कहते हैं कि पानी एक गतिहीन है, मतलब ये गतिहीन मतलब क्या समझे, पैदल चलना नहीं। गतिहीन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती जब तक आप ले नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब ये गति धारण करता है मतलब जब ये बहता है ऊपर से, अगर आप देखे होंगे कि ऊपर से जैसे इस तरह है, अब यहाँ पानी डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, समझ गए। तो ऊपर से जब ये गति धारण कर लेता है, मतलब जब आपका जो है ये भूमि इस तरह रहेगा और इस इधर से इधर पानी जाएगा तो आपको गति तो ये धारण करेगा। जब ये गति धारण कर लेता है तब तो समझ ही रहेंगे वाह, मतलब बहुत बड़ा वेग बन जाता है, बहुत अपना वेग धारण कर लेता है, तीव्र गतिमान बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और उत्तम शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत माना नहीं जाता है, बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बन जाता है तो जब आप गति में रहेगा पानी, मान के चलिए आप गंगा में रहेगा, गति है, मान के चलिए बहुत ज्यादा गति है, बहुत ज्यादा पानी है, तो क्या होगा आपको पता ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कूदना नहीं है, बस ट्राई करने के लिए, कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, खास करके साइंस वालों के लिए। प्रैक्टिकल कीजिए, देख लीजिए, उसका वेग पता कर लीजिए, बस हो गया। आप कूद जाइएगा तो जाइए, हेला आता है तो ठीक है, नहीं तो जय हो राम जी की। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, यानी भयक्रांत हो जाते हैं, भयक्रांत हो जाते हैं। समझ ही होंगे कि जब उसका तीव्र रूप देखते हैं, मान के चलिए आप ये गंगा घूमने के लिए उसका तीव्र यानी कि उसका जो है रेशियो देखिए कि बहुत ज्यादा
गति से जा रहे हैं, तीव्र गति से इधर से इधर जा रहे हैं, मान के चलिए आप भयभीत हो जाते, भाई अगर गए तो गए, मतलब इसमें अगर कूदे तो गए, या बाय द वे गिर गए तो गए, तो समझ ही गए होंगे, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब वो शांत रहता तो क्या मस्त है। कहने का अर्थ है, समझ गए, जीवन दायिनी वर्षा के रूप में वरदान और बनकर आता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमारे जो वर्षा होते हैं, खास करके हमारे किसान माता पिता बहनों भाइयों के लिए, तो दोस्तों इसके लिए तो एक वरदान के भांति है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पानी का बहुत अमूल्य है दोस्तों, पानी एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है हमारे जीवन के लिए। जीवन बहुत बहुत रोल अदा करता है पानी, पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कहाँ से। जल ही जीवन है, एक है चैप्टर 7th या 8th में, शायद याद नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़िएगा मौका मिलेगा तो। वैसे आप लोगों को कहाँ मौका मिलने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है, अजीब है ये पानी। कहने का दोस्तों अजीब है ये पानी। बस ये कोटेशन था, तो कोटेशन में तो वैसे बहुत मजा आया हमको, तो परिचय से ज़्यादा इसी में मजा आ गया। तो दोस्तों कोटेशन बहुत ही गजब था, जो कि अमृतलाल वेगड़ जी के थे। तो दोस्तों ऐसा ऐसा कोटेशन पढ़िए, इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। देखिए पानी अजीब चीज़ है, कलर नहीं है, ये सब जानने को कहाँ मिलता है तो खास करके साइंस वाले भैया को, साइंस वाले भैया रिसर्च कर लेते, लेकिन हमारे जो आर्ट वाले दोस्त हैं वो तो उतना माइंड, सब देखिए माइंड मूर्ख आदमी के पास भी है, पढ़े लिखे के आदमी के पास भी है, लेकिन थोड़ा लगाइएगा तो बहुत आगे पहुंच जाइएगा। और क्या, तो लगाइए माइंड, और क्या, सबका अपना लाइफ में माइंड लगाइए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन जरूर कीजिएगा, वैसे नहीं जाने दूंगा आप लोग को। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त राजकुमार, जो कि आपके सामने है, तो समझ ही गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसके पार्ट 2 यानी कि ओ सदा निरा, तो ओ सदा निरा दूसरा वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, ये पूरा कहानी एक्सप्लेन करके। दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।